जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसईसी पेपर डिजिटल एजुकेशन के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई प्रश्न, उसके साथ साथ उसके आंसर को। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी जानेंगे और उसके आंसर को भी आज ही की वीडियो में हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, मीन्स एक वीडियो आपको देखना है, पूरा का पूरा डिजिटल एजुकेशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन से वीवीआई प्रश्न हम लोगों को एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। तो पहले प्रश्न में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं इसके महत्व की विवेचना करें। क्या क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ तथा इसके महत्व की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। यही क्वेश्चन आपको अथवा में ऐसे पूछ सकता है दोस्त कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा को बताइए। ठीक है, इंग्लिश में आपका रहेगा डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो ये दोनों का आंसर सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही दोनों का आंसर शामिल है ना। अब बात अगर आती है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं इसके लाभों का वर्णन करें कि डिजिटल शिक्षा का क्या अर्थ है और इसका क्या लाभ है। इंग्लिश आपका ऐसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा करके देता है। ठीक है, और जब क्वेश्चन को घुमा करके देता है ना, तो क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिजिटल शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के बारे में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपको देखना है कि हाँ डिजिटल शिक्षा है उसमें। आप डिजिटल शिक्षा के बारे में जो भी जानते हो आप लिखना चालू कर दो। ठीक है, वो टीचर जो है कभी भी उसको गलत कर सकता नहीं है ना। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान, कि आखिर डिजिटल शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है। ठीक, इंग्लिश आपका ऐसे हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल लर्निंग। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको करवाऊंगा ई गवर्नेंस क्या है, इसकी उत्पत्ति, लाभ और उद्देश्य लिखिए। मीन्स ई गवर्नेंस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे देखिएगा ई गवर्नेंस, है ना, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवाऊंगा। ठीक है, चाहे वो ई गवर्नेंस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, आप छाप दीजिएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको करवाऊंगा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा में अंतर, कि आखिर ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है ना। इंग्लिश आपका रहेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहते हैं, ये क्या है, इसका परिभाषा लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे रहेगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफाइन इट। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको अथवा हम ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा में आईसीटी की विशेषताओं, उपयोग, फायदे और नुकसान का वर्णन करें। मीन्स दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने दोनों को उत्तर करवाया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डिजिटल शिक्षा क्या है और यह जो है ना आज की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये हमारा 7 प्रश्न हो गया। बाकी 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, स्वयं, ई पाठशाला और डिगी लॉकर। ठीक है, ये 5 मार्क्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, है ना। और यह वीडियो दोस्तों आपका पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 जो है ना आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, उसमें से भी कुछ वीवीआई क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। मात्र आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है, पूरा का पूरा डिजिटल एजुकेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़ी मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं कि चाहे क्वेश्चन हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपने अनुसार से जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन को लिख सकते हो, या तो फिर हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं इसके महत्व की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ बताएं या तो इसके महत्व की विवेचना करें। उसके साथ साथ यह प्रश्न जो है ना आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि डिजिटल शिक्षा क्या है
और यह जो है आज की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि डिजिटल शिक्षा किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, और इसका क्या क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर डिजिटल शिक्षा का मतलब क्या होता है। क्या समझेंगे कि डिजिटल शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूं कि डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें तो डिजिटल शिक्षा का मतलब होता है इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करके पढ़ाई करना क्या कहलाता है, डिजिटल शिक्षा कहलाता है। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया, वैसा माध्यम जिसमें मनुष्य जो है वो इंटरनेट का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, मोबाइल का प्रयोग करके क्या करता है, अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा। जैसे मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो कैसे पढ़ाऊं, इंटरनेट का प्रयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, है ना। और आप लोग पढ़ रहे हो कैसे, मोबाइल का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके। तो यही हमारा क्या हो गया, डिजिटल शिक्षा हो गया। क्या हो गया, डिजिटल शिक्षा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है डिजिटल शिक्षा का अर्थ। क्या लिखना है, डिजिटल शिक्षा का अर्थ लिखना है। और लिखना इस प्रकार से है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें मनुष्य इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान या तो प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा गया कि वैसा प्रक्रिया जिसमें से कोई व्यक्ति या तो मनुष्य क्या करता है, इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करता है या तो शिक्षा प्राप्त करता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, ई क्विज, ई सर्टिफिकेट आदि का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे क्या कर सकता है, ऑनलाइन क्लास कर सकता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको स्कूल में जाने की जरूरत पड़ रहा है, नहीं, आप घर बैठ में क्या, घर में बैठे क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, है ना। कोई भी किताब हो तो आप किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है, आराम से बुक फोन में ही डाउनलोड हो जाता है किताब, ठीक है। अब कोई सर्टिफिकेट जो है आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड हो जाता है, फोन से ही डाउनलोड हो जाता है। उसके साथ साथ आपको कोई फॉर्म भराने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फोन के थ्रू से ही क्या कर सकते हो, सारा सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर सकते हो, कोई भी फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। तो यही माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का, किसका, डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और आप लोग सेक पेपर की तैयारी कर रहे हो, सेक पेपर में डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा और एकदम ईजी शब्दों में करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी तैयारी करवाया जाएगा, जो भी VBI क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का, क्या कि डिजिटल शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय और कोर्स को आसानी से चुन सकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी क्या कर सकता है, कोई मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी पसंद का सब्जेक्ट, जो उसको सब्जेक्ट पसंद, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश पसंद है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश चुन लूंगा, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट उसको पसंद है ना, वही विषय और कोर्स को वो आसानी से चुनेगा, ठीक है। उसको लग रहा है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो कोर्स वो नहीं करेगा, है ना। फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने समय और स्थान के अनुसार से शिक्षा ले सकते हैं। मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है ना कहीं भी और कभी भी जो है ना शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर सकता है। मीन्स कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से विद्यार्थी क्या कर सकता है, शिक्षकों से और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर सकता है। जैसे हुआ था कि जब कोरोना काल चल रहा था ना, उस समय हम लोगों का भी जब क्लास चलता था कॉलेज से, तो उसमें ऑनलाइन ही क्लास चलता था, ठीक है। तो ऑनलाइन जब क्लास चलता था तो हम लोग क्या होता था, शिक्षकों से बात होता था, अन्य विद्यार्थियों से भी बात होता था। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से जो है ना विद्यार्थी क्या करता है, अपने शिक्षकों से, अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातें करता है, ठीक है।
फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा शिक्षा होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने ज्ञान और कौशल को जो है ना बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा से बहुत कुछ सीख सकता है ना। फिर आगे है, डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने रुचि और प्रतिभा के अनुसार से शिक्षा का लाभ उठा सकता है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी जैसा उसका रुचि हो, जैसा उसका इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार से अपने प्रतिभा और लाभ उठा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डिजिटल शिक्षा का महत्व। क्या आखिर डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिजिटल शिक्षा के महत्व को बताइए कि डिजिटल शिक्षा जो है आज के युग में क्यों जरूरी है ना। तो देखिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा भविष्य की और एक कदम, मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भविष्य की एक और कदम है। ठीक है, हमारे भविष्य की आगे की एक कदम है। ठीक है, तो क्यों ये कदम है, देखिए कहा जाता है कि आज के युग में जहां तकनीकी प्रगति हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि आज का युग में दोस्तों तकनीक जो है ना हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो शिक्षा के भी क्षेत्र में भी तो विकास हो रहा है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे ई लर्निंग भी कहा जाता है, ने ज्ञान अर्जित करने के तरीके को न केवल सरल बनाया बल्कि और अधिक प्रभावी और आकर्षक भी बनाया। में कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, उसने क्या किया है, ज्ञान पाने का जरिया को सिर्फ आसान ही नहीं बनाया है, उसको और भी आकर्षक बनाया, अट्रैक्टिव बनाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूं ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो आप दूसरे के भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, है ना। तो वही कहा गया, ठीक है, कि ये जो क्या करता है, डिजिटल शिक्षा को, मतलब शिक्षा को जो है ना आकर्षक बनाता है। ठीक है, कहा गया कि आइए देखते हैं डिजिटल शिक्षा कैसे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए लाभदायक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कैसे डिजिटल शिक्षा जो है ना हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के लिए लाभदायक है। ठीक है, जिसके प्रमुख तत्व और विशेषताएं जो है निम्नलिखित रूपों में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो विशेषता है या तो महत्व है वो क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने का मौका मिलता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई विद्यार्थी जो है ना अपनी ही गति से क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी तेज है, ठीक है, जब वो क्लास में पढ़ता है तो एक साथ उसको मिला करके पढ़ाया जाता है ना। जब स्कूल में पढ़ता है तो कोई ट्यूशन में पढ़ता है तो क्या होता है, एक साथ सबको मिला करके पढ़ाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप तेज हैं, ठीक है, आप अपने कोर्सेज को जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं, तो आप वहां पे अपनी गति से क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है, मीन्स ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां पर प्रत्येक प्रकार के संसाधन जो है ना उपलब्ध होते हैं जो छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्विज और इंटरैक्टिव गेम्स। ये सारे चीजें जो है यहाँ पे उपलब्ध होता है, किसमें, डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत में। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो विशेषता है वो है संसाधनों की उपलब्धता। क्या है, संसाधनों की उपलब्धता। कहा गया कि डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को विश्व स्तरीय सामग्री तक पहुंचाने का अवसर मिला है। मिस कहा गया ना कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ये सब के थ्रू से जो है ना हम लोग विश्व स्तर पे जो है ना हर चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना, जो पारंपरिक शिक्षण में संभव नहीं होता है। जो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन जैसे कोचिंग का, ठीक है, कि कहीं जाके हम लोग स्थानीय कोचिंग करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या वहां पे ये सब चीजें प्राप्त हो पाता है, नहीं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में, मीन्स डिजिटल शिक्षा में हर चीज संभव हो पाता है। कहा गया है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है, या क्या करता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है और ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है, क्या, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा जो महत्व है वह पर्यावरणीय लाभ। इससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। तो कैसे लाभ होता है, देखिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें पेपर की खपत ही नहीं होती है ना। इसमें हम लोग फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वह कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से पेपर की खपत नहीं होती है ना, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान होता है। जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में क्या होता है, योगदान ये निभाता है। इसके अलावे यात्रा की आवश्यकता कम होने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए होता है क्या है कि मान लीजिए अगर आप लोग
डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स फोन से ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप घर बैठे ही क्या कर सकते हो, हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज प्राप्त कर सकते हो, लेक्चर प्राप्त कर सकते हो, हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कहीं जाओगे नहीं तो कार्बन उत्सर्जन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए चौथा इसका विशेषता है चुनौतियां और समाधान। क्या है? चुनौतियां और समाधान। कहा गया है हालांकि डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, ठीक है, और कुछ चुनौतियां भी है, और कुछ चुनौतियां भी। जैसे मान लीजिए कुछ लाभ है, प्रत्येक सिक्का के दो पहलू। क्या क्या? हेड और टेल। तो वही कहा गया है कि हालांकि डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें इसका कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है, जैसे कि तकनीकी मुद्दे, इंटरनेट एक्सेस की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी। कभी कभी देखते हैं कि इंटरनेट ही नहीं होता है ना, लाइट की कमी हो जाने के कारण कभी नहीं हम लोग फ़ोन चार्ज कर पाते हैं। अभी 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, उसके कारण से ढंग से लाइट भी नहीं मिला है, ना फ़ोन चार्ज हो पा रहा है, ना कुछ और भी चार्ज हो पा रहा है, ठीक है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि तकनीकी संसाधनों तक पहुंच में सुधार हो सके और डिजिटल शिक्षा के लाभ सभी तक पहुंचा जा सके, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज का युग ऐसा है ना कि आने वाले समय में जो है ना सारे लोग डिजिटल शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में आपका कोचिंग वगैरह बंद हो जाएगा, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, सारे जो है ना ऑनलाइन के जरिए सारे कार्य होंगे, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आता है निष्कर्ष का, लेकिन उसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का तैयारी करना चाहते हो तो उसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा और बड़े इजी शब्दों में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि मेरे वीडियो का लिंक जो है ना उसको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में आखिर लिखेंगे क्या। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। डिजिटल शिक्षा ने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया। क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल शिक्षा का, कि कुछ विद्यार्थी गरीब होते हैं, है ना, वो लोग बड़े बड़े कोर्स खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन से, मान लीजिए मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो कोई चार्ज नहीं लेता, है ना, तो पैसे तो लेता नहीं हो। तो वैसे क्या होता है, जो गरीब विद्यार्थी होते हैं ना वो क्या कर सकते हैं, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनगणित लाभ के साथ समय है, ठीक है। मैं कहा गया कि इसमें जो है ना अनगणित लाभ भी है, इसके साथ साथ समय भी है, और कहा गया कि इसके अनगिनत लाभ के साथ यह समय है कि इसे हम अपनाएं और इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग करें, ठीक है। मैं कहा गया कि और अभी हमारे पास समय है कि हम क्या करें, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, और अभी समय है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और कहा गया कि सही संसाधनों और समर्थन के साथ डिजिटल शिक्षा सभी के शिक्षा के लिए द्वार खोल सकती है और एक समावेशी, सशक्त और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज को क्या कर सकती है, मजबूत कर सकती है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। तो उम्मीद करें दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं इसके लाभों का वर्णन करें। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा किसको कहते हैं उसके बारे में बताना है, और इससे क्या क्या लाभ होता है हम लोगों को उसके बारे में बताना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आता है तो इस प्रकार से आपका रहेगा कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, कि डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताइए कि इससे हम लोगों को क्या लाभ होता है और डिजिटल एजुकेशन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बात यहाँ पे आता है डिजिटल शिक्षा का तो आपको सीधा कह जाना है कि वैसा शिक्षा जिसमें मनुष्य जो है ना आंतरिक उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करता है। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जब मनुष्य इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा। डिजिटल का मतलब क्या होता है, आधुनिक, है ना। क्या लोग पहले पहले जैसे पढ़ना चाहता है, नहीं, ठीक है। पहले दीवार में ब्लैक बोर्ड होता था तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी क्या वैसा है क्या, नहीं। अब डिजिटल बोर्ड आ चुका है ना, व्हाइट बोर्ड आ चुका है। क्या अब जो है वो दीवार वाला ब्लैक बोर्ड में लिखा करते हैं, नहीं, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा का मतलब होता है आधुनिकीकरण करना, आधुनिक शिक्षा। तो वही कहा गया कि वैसा शिक्षा जिसमें मनुष्य आंतरिक गतिविधियों का प्रयोग करके, आंतरिक उपकरणों का उपयोग करके
शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इंटरनेट के थ्रू से प्राप्त कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू, जैसे मान लीजिए मैं ही आपको भी बता रहा हूँ तो आप मोबाइल के थ्रू से देख रहे हो, है ना। तो यही शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे आती है, लिखा गया है कि डिजिटल शिक्षा को ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग तथा टेक्नोलॉजी एनहांस के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछेगा आपको कि डिजिटल शिक्षा को कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको कहना है कि डिजिटल शिक्षा को ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग तथा टेक्नोलॉजी एनहांस के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहना है आपको इस प्रकार से कि डिजिटल शिक्षा के जरिए विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, ई क्विज, ई सर्टिफिकेट आदि का लाभ उठा सकते हैं। पहले ज़माने में क्या था दोस्तों, जैसे अभी भी अगर मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलते तो आपको क्या करना पड़ता, क्लासेस तो करना ही पड़ता है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अगर आपको सारी सुविधाएं मिल जा रही है तो क्या आपको क्लास करने की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं। ठीक है, ऑरल क्लास करने की ज़रूरत पड़ती है, आप सामने से जाकर के क्लास करते हो क्या, नहीं करते हो। ठीक है, आप उपकरण का प्रयोग करके, मीन्स आंतरिक उपकरणों का प्रयोग करके क्या कर रहे हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा के जरिए विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जैसे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, फिर ई बुक्स पढ़ सकते हैं, क्विज पढ़ सकते हैं और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसके थ्रू से, डिजिटल शिक्षा के थ्रू से। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है कि डिजिटल शिक्षा के लाभ, कि आखिर डिजिटल शिक्षा के लाभ क्या क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा और बिल्कुल ही आसान शब्दों में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए मेरे चैनल से जुड़ के रहना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और एक दो क्वेश्चन इसके लिए बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन करवाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा के लाभ के बारे में। तो कह सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, मीन्स कई फायदा है जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो देखिए डिजिटल शिक्षा का पहला लाभ क्या है, तो डिजिटल शिक्षा का पहला लाभ जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा है। क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी गति के अध्ययन करने का मौका मिलता है। मिस मान लीजिए अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि कोई स्टूडेंट पीछे हो जाता है, कोई विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है तो वो पीछे रह जाता है, तो टीचर को जो ना सबको ले करके चलना पड़ता है। लेकिन डिजिटल शिक्षा क्या है, एक ऐसा माध्यम है कि आप जो है ना अपनी गति से तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास गति है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको तो आप जल्दी भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला है, कोई है क्या, नहीं। आप अपनी गति से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं जो छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसा कि वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, क्विज और इंटरवेटिव गेम्स। ये सब सारे सुविधाएं जो है डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा इसका विशेषता की अगर बात करें या तो फिर इसके लाभ की बात करें तो क्या हो जाएगा, लागत की कमी। मीन्स डिजिटल शिक्षा में दोस्तों हम लोगों को ना की लागत लगती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैंने बोला कि आप मुझे पैसा भेज दीजिएगा, सो नहीं। ठीक है, इससे जो है ना विद्यार्थियों को जो है ना लागत की कमी होती है। मीन्स इसमें कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं किसी में, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते जितना कि आपको सामने से स्कूल में जाकर के देने होते हैं। तो वही कहा गया है कि लागत की कमी, है ना। पारंपरिक शिक्षा अक्सर उच्च कीमत के साथ आती है। मीन्स पारंपरिक शिक्षा जो होती है, जो आपको वहाँ पे जाकर के पढ़ना होता है, वो शिक्षा में जो है ना कई कीमत, मतलब ऊंचा कीमत देना पड़ता है, जिसमें पाठ्य पुस्तकें और आने जाने से संबंधित कई खर्चे शामिल हैं। लेकिन डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें से जो है ना कई खर्चों को समाप्त कर दिया है, किसने, डिजिटल शिक्षा ने, और इसने लागत में कमी किया है। फिर देखिए इसका तीसरा जो उपलब्धि है, तीसरा जो लाभ है वो क्या है, अनंत जानकारी। में हम कह सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा में जो है ना अनंत जानकारी है। ठीक है, जो
चीज़ें हम लोग को किताबों में नहीं मिलता है, वो चीज़ें हम लोग को किस में मिलता है, डिजिटल शिक्षा के थ्रू से मिलता है। ठीक है, आज अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं, है ना, वो क्वेश्चन तुरंत हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये संभव हो पाया वो किसके कारण हो पाया, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो वही कहा गया है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत विशाल है। इंटरनेट की दुनिया की अगर बात करें तो ये क्या है, बहुत विशाल है और सूचनाओं से भरी हुई है, जिसमें से अधिकांश मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक है, इसमें से अधिकांश चीज़ें जो है ना यहाँ पे फ्री में उपलब्ध है। डिजिटल शिक्षा के उद्भव ने छात्रों के लिए ज्ञान के इस खजाने का पता लगाना और उसके उपयोग करना संभव बना दिया। हमें डिजिटल शिक्षा ने क्या कर दिया है, विद्यार्थियों के जीवन से जो है ना, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है ये। अब देखिए, इसका चौथा लाभ है पर्यावरणीय लाभ। क्या है, पर्यावरणीय लाभ। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा से हमारा पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। कैसे, देखिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा के उपयोग से पेड़ों से बने कागजों में कमी आई है और अब लोग जो है ना उपकरणों से ही पढ़ाई करते हैं और उसी में नोट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फ़ोन में ही अपना नोट्स बनाया करता हूँ। ठीक है, कॉपी किताब की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इससे कागजों में तो कमी आई है ना, पेड़ पौधों की जो कटाई होती थी उससे जो पेज बनते थे उसमें भी तो कमी आई है। जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा के आने से पर्यावरणीय लाभ भी हुई है। अब देखिए, इसका पांचवा जो लाभ है वो क्या है, स्मार्ट क्लासरूम। दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम लोग को स्मार्ट क्लासरूम मिलता है ना, स्मार्ट बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, डिजिटल बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कहा गया है कि आधुनिक ज़माने में चौक से लिखने का समय गया। क्या अब के ज़माने में कोई चौक से लिखता है, नहीं। अब आधुनिक युग आ चुका है जिसमें से शिक्षक जो है ना डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसमें छात्रों को समझाना बेहद आसान होता है। तो कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जो है ना डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम लोग स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, इसका छठा जो लाभ है वो क्या है, डिजिटल शिक्षा का कोई समय सीमा नहीं। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसका कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 बजे पढ़ना है तो 8 ही बजे पढ़ना है, 9 बजे पढ़ना है तो 9 ही बजे पढ़ना है। आप कभी भी डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हो। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यह जो है ना उपयोगकर्ता के अनुकूल है। आप कहीं भी हो, आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कहा गया है कि आप यात्रा के दौरान भी सीख सकते हैं। आप अब मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ठीक है, तो उसके दौरान भी आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ सकते हो। किसके थ्रू से, डिजिटल शिक्षा के थ्रू से। अब देखिए, बात यहाँ पे 7वां पॉइंट का आता है। तो 7वां इसका लाभ है साझा करने में आसानी। साझा मतलब समझते हैं, बांटने में आसानी, है ना। कहा गया है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक छात्रों के हाथ से लिखे नोट्स की मोटी नोटबुक बनाए रखने पर निर्भर करती है, जिसमें कक्षा के शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई या पुस्तकालय में व्यापक शोध के माध्यम से प्राप्त जानकारी शामिल होती है। मीन्स कहा गया कि अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले जब टीचर पढ़ाते थे ना स्कूल में, तो उसका जो है हम लोग को नोट्स बनाना पड़ता था, मोटी मोटी कॉपियों में नोट्स बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो है आधुनिक युग आ चुका है। अब जो है हम लोग अपने फ़ोन में ही, अपने कंप्यूटर में ही, अपने लैपटॉप में ही क्या कर सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं। तो वही कहा गया है कि लेकिन आधुनिक डिजिटल शिक्षा प्रणाली सब कुछ बदल दिया है। अब जानकारी को संरक्षित करना और साझा करना केवल एक क्लिक दूर है। अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिससे छात्रों का काफ़ी समय और शारीरिक श्रम बचता है। ठीक है, तो ये इसका 7वां फायदा था। अब देखिए, इसका 8वां जो फायदा है, यहाँ पे 7 ही आ गया, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, 8वां जो फायदा है वो गृह कार्य को जल्दी समाप्त करना। मान लीजिए अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है तो होमवर्क को जो है ना आप क्या कर सकते हो, तुरंत समाप्त कर सकते हो। किसके थ्रू से, कंप्यूटर के थ्रू से, लैपटॉप के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से, है ना। तो ये कहा गया कि कहा जाता है कि डिजिटल शिक्षा के इस आधुनिक युग में पेन और पेंसिल की बजाय टैब, लैपटॉप और नोटपैड की उपयोगिता ने क्या किया, बच्चे के अपने कार्यों को कम समय में पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, मीन्स अपने होमवर्क को पूरा करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने डिजिटल शिक्षा के लाभ को जान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं की। क्या कि बताइए कि डिजिटल शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं,
है ना। तो लिखना इस प्रकार से है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय और कोर्स को आसानी से चुन सकता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है ना जिसके थ्रू से विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपनी पसंद का जो उसको पढ़ने का मन है, जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट इंग्लिश है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ूंगा, है ना, तो वो अपने पसंद से जो भी विषय चाहे वो आसानी से चुन सकता है और पढ़ सकता है। दूसरा इसका फायदा है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने समय और स्थान के अनुसार शिक्षा ले सकते हैं। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी जो है ना कहीं भी और कभी भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा इसका उपलब्धि है, तीसरा इसका विशेषता है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी कर सकते हैं, है ना। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी जो है अपने शिक्षकों से और अन्य विद्यार्थियों से जो ऑनलाइन बातें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकता है। इसका नेक्स्ट विशेषता क्या है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी जो है ना अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, उसके साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने रुचि और प्रतिभा के अनुसार से शिक्षा का लाभ उठा सकता है। मीन्स कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने रुचि के अनुसार से, अपने इंटरेस्ट के अनुसार से और अपने प्रतिभा के अनुसार से क्या कर सकता है, शिक्षा का लाभ उठा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान को लेकर। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा का क्या लाभ है और क्या हानि है उसके बारे में बताना। तो दोस्तों इसके पिछले वाली वीडियोस में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया है कि डिजिटल शिक्षा क्या है, उसका क्या महत्व है और क्या लाभ था उसके बारे में मैंने करवा दिया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछता है कि डिजिटल शिक्षा के फायदे बताइए और नुकसान बताइए, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से लिखा रहेगा कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल लर्निंग। मीन्स डिजिटल शिक्षा जो है उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको स्टार्ट करना है दोस्तों भूमिका से। कहां से? भूमिका से। और लिखना है कि डिजिटल शिक्षा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर हम लोग डिजिटल शिक्षा की बात करें तो डिजिटल शिक्षा जो है ना हमारे शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया है, बदल के रख दिया, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के मदद से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए डिजिटल शिक्षा ने अहम भूमिका निभाई थी। और यह कहा जाता है कि जिस समय हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में, हमारे देश में कोरोना जैसे महामारी फैला था, उस समय डिजिटल शिक्षा ने क्या किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था हमारे शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और यह सच भी है। सच है कि नहीं है? हाँ, ये सच भी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने खुद भी फील किया है, जिसमें कोरोना का ईयर चल रहा था, उस समय हम लोगों का क्लासेस जो है वो ऑनलाइन के जरिए होता था, है ना। हम लोग को क्या जाना पड़ता था पढ़ने के लिए? नहीं, सारे क्लासेस जो ऑनलाइन होते थे। तो वही कहा गया है कि जिस समय कोरोना का काल चल रहा था उस समय डिजिटल शिक्षा ने हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखिए यहां पे जो है आपको एक स्लोगन दिया हुआ। स्लोगन क्या है, नारा है, मतलब लिखा हुआ है कि डिजिटल शिक्षा साबित हुई एक वरदान। डिजिटल शिक्षा जो है साबित हुआ एक वरदान और इसके माध्यम से शिक्षण क्षेत्र में आई नई जान। इस प्रकार से जो है आपको वहां पे नारा भी लिख देना है, स्लोगन भी लिख देना है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि का। किसका? डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि का। और यही हमारा क्वेश्चन का मेन मकसद था। तो देखिए लिखना इस प्रकार से है कि यह सच है कि डिजिटल शिक्षा ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का भरसक प्रयास किया। मीन्स कहा जाता है कि हम लोग जानते हैं कि डिजिटल शिक्षा ने क्या किया, हमारे शिक्षा व्यवस्था को बदलने का भरसक प्रयास किया है। परंतु कहा जाता है ना कि एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। बिल्कुल उसी तरह से डिजिटल शिक्षा के कुछ फायदे हैं तो कुछ हानियां भी है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। दोस्तों आपको इतने इजी तरीके से बताया जा रहा है कि आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। देखिए पहला लिखेंगे डिजिटल शिक्षा के लाभ और फायदे के बारे में, है ना। तो डिजिटल शिक्षा का पहला जो फायदा है वो क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मीन्स डिजिटल शिक्षा जब से भारत में आया है, जब से हमारे देश में आया है ना,
तब से विद्यार्थियों को जो है सुकून आ गया है। सुकून आ गया कहने का अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने का कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने रूम में ही लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, फोन के जरिए क्या कर सकते हो, पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो वही कहा गया है कि डिजिटल अथवा ऑनलाइन शिक्षा जो है ना घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर बैठे क्या कर सकते हो, अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हो। तो ये इसका पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि फिक्स समय नहीं, इसके लिए कोई फिक्स समय आपको निकालने की जरूरत नहीं है और फिक्स समय देने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको समय मिले आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास फोन है, आपका लैपटॉप है, आप जब मन करे आपको क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो वही कहा गया कि जब समय मिले कभी भी कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है क्या, शिक्षा। जैसा कि यात्रा के दौरान और रसोई में खाना बनाते समय और खाने खाते समय, क्योंकि जब एग्जामिनर आता है ना, और जो लोग बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खाना बनाते बनाते भी मोबाइल चालू कर देते हैं, आराम से पढ़ते रहते हैं, है ना। तो इसका कोई फिक्स समय नहीं है, ठीक है। आप कभी भी क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और ये किसके द्वारा संभव हो पाया है, तो ये डिजिटल शिक्षा के द्वारा संभव हो पाया है। अब बात यहाँ पे इसका आता है इसका तीसरे विशेषता का। तो तीसरा लाभ इसका क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा। मान लीजिए कि हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या पहले स्कूल में नहीं पढ़ते, मान लीजिए जब हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे उसमें क्या होता था, जब हम लोग एक दिन क्लास नहीं जाते थे ना, तो उस दिन हमारा टॉपिक जो है वो छूट जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अगर हम लोग का तबीयत एक दिन खराब हो गया, मान लीजिए एक दिन क्लास नहीं कर पाए, तो वो वीडियो का लेक्चर हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसको जो है हम दूसरे दिन भी देख सकते हैं, है ना। तो वही कहा गया कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप जब ठीक होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो को देख करके उसको समझ सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका चौथा विशेषता है, चौथा लाभ है समय की बचत। डिजिटल शिक्षा से हम लोग का क्या हुआ है, समय की बचत हुआ है। कैसे, कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा में समय की बचत होती है। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होती है, समय की बचत होती है। इसके साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है, ठीक है। इसमें जो है ना ज्ञान अधिक मिलता है ना। फिर देखिए इसका पांचवा जो लाभ है वो क्या है, ऑडियो वीडियो शिक्षा। मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें से हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि इसमें वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। और जब आपको वीडियो के द्वारा दिखाया जाएगा, एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाएगा, तो वो बातें जो है ना जल्दी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग मूवी देखते हैं, है ना, तो मूवी तुरंत कैसे याद हो जाता है, बोलो हाँ यहाँ ये चीज़ हुआ था, ठीक है। तो वैसे अगर आपको पढ़ाया जाएगा ना, और वो वीडियो के थ्रू से बताया जाएगा, एनिमेशन के थ्रू से बताया जाएगा, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। जिस कारण बच्चे किसी भी टॉपिक को जल्दी समझते हैं। इसी कारण से बच्चे क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक को जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि देखकर और सुनकर काफी जल्दी समझा जा सकता है। क्योंकि आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो ना, तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बताऊंगा ही, अगर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ मैं बताते जाऊंगा, तो आपको ध्यान में रहेगा नहीं, ठीक है, आप भूलते जाओगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है और आपको बता भी रहा हूं, तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर देखिए इसका छठा जो लाभ है वो कौन सा है, शिक्षक से संवाद। कहने का अर्थ ये है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, शिक्षक से जुड़े हुए रहते हैं हम लोग, है ना। कहा गया ऑनलाइन शिक्षा में गूगल क्लासरूम के माध्यम से बच्चे जब चाहे तब अपने शिक्षक से संपर्क में आकर अपनी समस्या शिक्षक को बताते हैं। कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा या तो डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें गूगल क्लासरूम के माध्यम से जो है ना बच्चे जब चाहे तब अपने शिक्षकों से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और उससे अपनी समस्या पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको भी कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर से जो है गूगल क्लासरूम की मदद से मतलब बात करते हैं और उससे समस्या का हल निकालते हैं। फिर देखिए इसका सातवां जो लाभ है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का ज्ञान। कहा गया ना कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका ये स्कूल नहीं है कि जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन है, आपको जिससे मन करेगा उससे आप पढ़ सकते हो। वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय संस्थानों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। किसके जरिए, तो डिजिटल शिक्षा के जरिए। फिर कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था आसान
मीन्स इसके कारण क्या हुआ है, हमारे शिक्षा व्यवस्था आसान हुआ है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा से देश की कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना आसान हो गया। किसके कारण? डिजिटल शिक्षा के कारण। ठीक है, आज हमारा एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, आईटीआई है, नीट है, यूपीएससी है, टेट है, ये सब की परीक्षा की तैयारी जो है ना, ये करना क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। उस किसके कारण? तो डिजिटल शिक्षा के कारण। फिर नौमा है गरीब बच्चों को लाभ। मीन्स डिजिटल शिक्षा से दोस्तों गरीब बच्चों को लाभ हुआ है। क्योंकि देखिए गरीब बच्चों को लाभ कैसे हुआ है कि जो बच्चे स्कूल में बड़े बड़े फी नहीं दे पाते हैं, है ना, ट्यूशन में बड़े बड़े फी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उसको ऑनलाइन के जरिए जो है कम कीमत पे, ठीक है, और ना के बराबर में शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो वही कहा गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर पा रहे हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरी पदों पर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि 10वां इसका लाभ है कि कहीं भी और कभी भी शिक्षा प्राप्त। मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से आप कहीं भी शिक्षा और कभी भी प्राप्त कर सकते हो। वही कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा जब मन करे तब आप प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक मोबाइल चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और इसके अगर ये चीज़ है तो आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने डिजिटल शिक्षा के लाभ को जान लिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डिजिटल शिक्षा के हानि अर्थात नुकसान। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे एकदम इजी सा लैंग्वेज पे आपको करवाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो है उसको करवा दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे आता है कि डिजिटल शिक्षा के हानि और नुकसान का, है ना। तो डिजिटल शिक्षा का पहला जो हानि है और नुकसान है वो क्या है? प्रौद्योगिकी पर निर्भर। मीन्स आजकल के लोग जो है ना वो क्या हो चुके हैं? प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसी पर निर्भर हो चुके हैं। और मान लीजिए अगर इंटरनेट रहा ही नहीं तो क्या आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा पूरी तरीके से जो है ना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो चुकी है। यदि इंटरनेट का कनेक्शन में समस्या आती है ना, या तो उपकरण जो है ठीक से काम नहीं करता है तो शिक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, अगर वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो आपके शिक्षा व्यवस्था में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम उत्पन्न होगी कि नहीं? हाँ, तो वही कहा गया कि प्रौद्योगिकी पर निर्भर लोग जो है आजकल जो है फ़ोन पर निर्भर हो चुके हैं, उपकरणों पर निर्भर हो चुके हैं कि इसी से हमको क्या होगा? शिक्षा की प्राप्ति होगी। फिर देखिए दूसरा इसका जो हानि है वो क्या है? डिजिटल विभाजन। क्या है? डिजिटल विभाजन। कहने का अर्थ यह है कि सभी विद्यार्थियों के पास उच्च गति का इंटरनेट नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं होता, टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरण की पहुंच नहीं होती। मीन्स ऐसा थोड़ी है कि सबके पास जो है कंप्यूटर होगा, सबके पास लैपटॉप होगा, सबके पास फ़ोन होगा। जो गरीब जनता है वो लोग क्या करेगा? क्या करें, हम मर जाएं? नहीं ना। ठीक है, तो गरीब जनता के पास तो ये सब उपकरण नहीं है ना, जिससे डिजिटल विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है और यह जो है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये इसका जो है दूसरा हानि था। अब देखिए इसके तीसरी हानि की बात करें, लिखा हुआ सामाजिक संपर्क में कमी। क्या कहा गया है? सामाजिक संपर्क में कमी। कहा जाता है डिजिटल शिक्षा में आमने सामने की बातचीत और सामाजिक संपर्क की कमी होती है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग ऑनलाइन के थ्रू से जो है ना बात करते हैं, लेकिन आमने सामने बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स हमारा सामाजिक संपर्क हो पाता नहीं है, जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे छात्रों के सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास पर असर पड़ता है। इससे जो है ना छात्रों का जो सामाजिक कौशल होना चाहिए, भावनात्मक विकास होना चाहिए, वो हो पाता नहीं है कि कैसे आपको किससे अच्छे से बात करना है, कैसे मतलब किस प्रकार का गुण आपके अंदर होना चाहिए, कैसे आपको आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, ये सब बातें जो है बच्चे सीख पाते नहीं है। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है, मिस हानि है। ठीक है, फिर देखिए इसका चौथा जो हानि है वो क्या है? अनुशासन की कमी। क्या है? अनुशासन की कमी। मिस कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के कारण छात्रों में जो है ना अनुशासन की कमी आती है। कैसे? देखिए कहा गया कि क्योंकि अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का ऐसा जरिया होता है ना दोस्तों, जहाँ पे बच्चों का आधुनिक विकास होता है। बच्चे का क्या होता है? आधुनिक विकास होता है। उसे जो है ना स्कूल में अच्छे बुरे के फर्क के बारे में पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसके साथ साथ उसको जो है ना आदर,
सम्मान की विधियां, अनुशासन सिखाया जाता है। कहाँ पे? विद्यालय में। लेकिन क्या डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप घर में बैठे रहोगे तो क्या आपको आदर करने का सिखाया जाएगा? नहीं, ठीक है। वहाँ पे आदर सिखाया भी जाता है और पालन करवाया भी जाता है। कहाँ पे? स्कूल में। तो ये सब जो डिसएडवांटेज है वो किसका है? डिजिटल शिक्षा का डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? स्वास्थ्य समस्याएं। क्या है? स्वास्थ्य समस्याएं। क्या कहने का अर्थ ये है कि लंबे समय तक लोग क्या करते हैं? स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो फोन के थ्रू से करोगे, लैपटॉप के थ्रू से करोगे और कंप्यूटर के थ्रू से करोगे। तो लंबे समय तक विद्यार्थी क्या करते हैं? स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, जिससे उनकी आंखों में समस्याएं होती है, पीठ दर्द होता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी होती है। मान लीजिए हम लोग स्कूल जाते थे पहले तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे, है ना। लेकिन आजकल के बच्चे क्या, डिजिटल एजुकेशन घर में ही प्राप्त हो जाता है। बस खाना है, आके बेड में बैठना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। इससे क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी हो पाती नहीं है, जिससे हमारा शरीर जो है ना क्या होता है? सुस्त हो जाता है। फिर देखिए इसका छठा जो कमी है मीन्स डिसएडवांटेज है वो क्या है? धोखाधड़ी और सुरक्षा चिंताएं। मीन्स कहा गया है डिजिटल शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है ना जिसके थ्रू से लोग साइबर अपराध करने लगे हैं, है ना, हैकिंग करने लगे हैं। आपने सुना होगा कि कई लोगों का बैंक से पैसा उड़ जाता है, ठीक है। तो वो होता कैसे है? तो वही कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में, असाइनमेंट में धोखाधड़ी की संभावना अधिक होती है। इसके अलावे छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चिंता है, ठीक है। मान लीजिए आप डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, तो अपने सारे डिटेल्स को आप भरोगे उसमें, वो ऐप में डालोगे, लेकिन वो ऐप क्या करेगा? आपके सारे डाटा को जो है बेच देगा या तो दूसरों के पास शेयर कर देगा, जिससे आपको क्या होगा? हानि ही हानि होगी। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि को जान लिया। अब बात आता है इसका निष्कर्ष का। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार से कि उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके लाभ और नुकसान दोनों है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को रील करने वाले हैं जिससे एक नहीं 4 प्रश्न बनने वाले हैं। तो वो 4 प्रश्न क्या है? तो वो 4 प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं और ये वीडियो के तहत जो है ना दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसके लाभ और इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि ई गवर्नेंस से संबंधित सरकार द्वारा विभिन्न पहलों, सरकार द्वारा क्या किया गया उसके बारे में बताना है। और डिजिटल युग में ई गवर्नेंस के महत्व को बताना है। उसके साथ साथ चौथा है कि ई गवर्नेंस के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो ये चारों का प्रश्न दोस्तों मीन्स इसका उत्तर जो है आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि ई गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि ई गवर्नेंस क्या है, तभी तो इसके बारे में जानिएगा, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानिएगा, इसके लाभ के बारे में जानिएगा और इसका महत्व के बारे में जानिएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं ई गवर्नेंस का तो कह सकते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जनता तक इंटरनेट के थ्रू से पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं इंटरनेट की मदद से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए पहले भी सरकार के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं निकाली जाती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था और भीड़ भड़ाके के कारण लोग जो है वो सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जितने भी सरकार के योजना है, चाहे देख लीजिए लड़कियों को जो है अभी सावित्रीबाई फुले योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त हो रहा है ना। तो सरकार के द्वारा जितने भी सुविधाएं दिया जा रहा है उसको इंटरनेट के मदद से आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ई गवर्नेंस के बारे में समझ लिया कि आखिर ई गवर्नेंस है क्या। अब देखिए यहां बताया जाता है कि ई गवर्नेंस जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला है ई और ई का अर्थ होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? शासन। मीन्स कह सकते हैं कि सरकार के व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं के जरिए
लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको कहा गया है कि ई गवर्नेंस जिसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं, डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं तथा ई शासन भी कहते हैं। मीन्स पूछेगा आपको कि ई गवर्नेंस को क्या क्या कहा जाता है, तो ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट तथा ई शासन भी कहा जाता है। किसको? ई गवर्नेंस को। अब देखिए कहा गया कि इसका कार्य सभी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। इसका कार्य क्या है कि जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं उसको जो है ना ऑनलाइन के जरिए, मीन्स इंटरनेट के जरिए जनता तक क्या करना, आसानी से पहुंचाना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ई गवर्नेंस की उत्पत्ति, कि आखिर ई गवर्नेंस का उत्पत्ति जो है, इसका पहला कदम जो है वो कब रखा गया था, है ना? तो कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा की गई इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब? 1970 में, और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई गवर्नेंस की दिशा में जो है ना पहला कदम था। मीन्स यहां से जो है ई गवर्नेंस का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत में आखिर क्या क्या कार्य किए जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और वीवीआई क्वेश्चन कुछ करवाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, वहां से जाकर के आप लोग मेरे चैनल से सारे वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। और मैं गारंटी लेता हूं कि यही वीवीआई क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आखिर ई गवर्नेंस के अंतर्गत में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स आज जो हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक है, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ठीक है, जो पेमेंट करते हैं वो सारे के सारे कार्य जो है वो किसके थ्रू से होता है? ई गवर्नेंस के थ्रू से। किसके थ्रू से? ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। मीन्स बैंकिंग के जितने भी सेवाएं हैं सारे के सारे ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। कहा जाता है कि जीएसटी से संबंधित सारे कार्य ऑनलाइन ही कर देते हैं। मीन्स जीएसटी से संबंधित जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कार्य जो है आज ऑनलाइन हो जाते हैं। वो किसका देन है? तो ई गवर्नेंस का ही देन है। तीसरा कहा जाता है कि बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। मीन्स ई गवर्नेंस के द्वारा ही दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच सारे रिचार्ज वगैरह जितने भी बिल आते हैं सारे के हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और ये किसके द्वारा संभव हो सका है? तो ई गवर्नेंस के द्वारा संभव हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, इसी के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसके थ्रू से? ई गवर्नेंस के थ्रू से। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि आयकर रिटर्न फाइल के सभी कार्य ऑनलाइन किया जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स इनकम टैक्स जितने होते हैं, ठीक है, मीन्स आपका हो गया इनकम जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, वो सारे के सारे कार्य जो है ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या ये सब कार्य पॉसिबल था? नहीं। ये जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, सारे के सारे जो है ना आपके ब्लॉक में होते थे, जहां पे एक दिन में किसी का कार्य होता तो नहीं था क्योंकि भीड़ ही इतना ज्यादा होता था। लेकिन आज का युग जो है वो डिजिटल युग हो चुका है। आज हम लोग कहीं से भी और कभी भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मीन्स पहले देखो, पहले क्या होता था कि अगर हम लोग को ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है और हवाई जहाज में सफ़र करना है ना, तो पहले हम लोग को वहीं पे जाकर के स्टेशन में जाकर के क्या करना पड़ता था? टिकट बुक करवाना पड़ता था। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब जो दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट और हवाई जहाज़ की टिकट बुक्स कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस ने हम लोग को आधुनिकता की तरफ खींचा है। आधुनिकता मतलब समझते हैं? हाँ, कि विकसित करने का प्रयास किया। किसने? ई गवर्नेंस ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर ई गवर्नेंस के थ्रू से क्या क्या कार्य हो सकते हैं।
अब यहाँ पे बातें आती है ई गवर्नेंस के लाभ का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा था कि बताइए कि ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ होते हैं या तो क्या क्या महत्व होते हैं, है ना। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ। ई गवर्नेंस जब चालू हुआ तो इससे क्या हुआ, नए नए व्यवसाय और अवसरों का सृजन हुआ। क्यों, जैसे मान लीजिए सारे काम ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तो प्रज्ञा केंद्र भी तो चाहिए, है ना। तो इससे जो है लाखों कॉमन सर्विसेज सेंटर खुले, मीन्स प्रज्ञा केंद्र खुला, ठीक है, जिससे लाखों लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। अब मान लीजिए सारे कार्य आपका ऑनलाइन होंगे तो सभी लोग तो मोबाइल से करने नहीं जानते होंगे, सभी लोग के पास तो लैपटॉप नहीं होगा, सभी लोग के पास तो कंप्यूटर नहीं होगा, है ना। तो ये कार्य करने के लिए जो है ना बहुत सारे प्रज्ञा केंद्रों का निर्माण हुआ, जिससे जहां पे जो है ना लोगों के सारे सुविधाएं प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि ई शासन से समय व धन की बचत होती है। ई शासन से क्या हुआ, मिस ई गवर्नेंस से जो है ना दोस्तों क्या हुआ, समय की और धन की बचत हुई। कैसे, देखिए कहा गया कि पहले अधिकतर कार्य जो है ना कागजी फाइलों पर आधारित होते थे। पहले जितने भी कार्य होते थे वो सारे कागज पे होते थे, लेकिन अब जो है ना ये सब ऐसा रहा नहीं है, ठीक है। पहले कागज से संबंधित सारे कार्य होते थे, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कागज पे होते थे, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर का युग आ चुका है और सारे कार्य जो हैं वो कैसे होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू से होते हैं। तो वही कहा गया कि इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है। और अब जो है ना कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं, जिसमें से समय भी बचता है और धन भी, मीन्स पैसा भी दोनों बचता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट में कहा है कि इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम जैसे घर बैठे या कहीं भी किया जा सकता है। मीन्स कहा गया है कि इसके साथ साथ कंप्यूटर से आधारित जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य आप घर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास फोन है, लैपटॉप है, तो ये कार्य आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, है ना। फिर देखिए कहा गया कि इससे क्या हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसका सातवां जो विशेषता है और जो लाभ है वो क्या है, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार क्या है कि पहले जब कार्य ऑफिसों में जाकर के करवाना पड़ता था ना, कागजी संबंधी करवाना पड़ता था, तो लोग क्या करते थे, दलाली करते थे। दलाली मतलब समझते हैं, हाँ, कि वो पैसे लेके कार्य करवाते थे। लेकिन अब सारा कार्य क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए अब जो है ना बिचौलियों और दलालों का जो है कुछ चलती नहीं है, ठीक है। सातवां में कहा गया कि लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि की राशि सीधे आ जाती है। मीन्स कहा गया है कि अब जो है ना मीन्स जो लाभुक होते हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनकी पेंशन की जो राशि है पहले कहीं और आता था, ठीक है, पहले मुखिया के पास आता था, ठीक है, सरपंच के पास आता था, लेकिन अब जो है ना सीधे उनके बैंक खाते में ही उनका पैसा आ जाता है, मीन्स पेंशन की राशि आ जाती है। उसके साथ साथ सरकारी आवास जो है उसका भी राशि जो है कहाँ जाता है, सीधा बैंक खाते में ही आ जाता है, जिसके कारण अब दलाल लोग कुछ कर पाते नहीं है और किसी का बीच में कोई चलता नहीं है। आठवां इसका विशेषता है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होता है, एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। नौवां इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि इसके द्वारा नागरिक क्या कर सकते हैं, स्वयं मीन्स खुद भी जो है ना सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोग ई कल्याण का फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना, खुद भी हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो वही कहा गया कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी क्या करते हैं, सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। यह संभव हुआ है तो किसके कारण, ई गवर्नेंस के कारण संभव हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, कहा गया कि ऑनलाइन जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे समय की काफी बचत होती है। इसका 10वां जो लाभ है वो क्या है कि ऑनलाइन जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था क्या, नहीं, पहले आपको ब्लॉक में जाकर के ये सारे कार्य करवाने होते थे। लेकिन अब हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाकर के खुद से जो है हम लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। पहले जब ब्लॉक में हम लोग जाते थे दिन दिन भर वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता था और वो कार्य होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं था। तो ये सारे फायदे जो हैं हम लोग को ई गवर्नेंस के थ्रू से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बातें आती है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस का, किसका, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि ई गवर्नेंस के प्रकार, कि ई गवर्नेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं,
है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो यह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका है G2G, मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स सरकार से सरकार, ठीक है। दूसरा आपका है G2C। क्या है? G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक, ठीक। तीसरा आपका है G2B। क्या है? G2B कहने का अर्थ है कि सरकार से व्यवसाय के बीच में संबंध। फिर चौथा इसका है G2E। क्या है? G2E जिसमें कह सकते हैं कि सरकार टू एम्प्लॉइज में सरकार से संबंध किसका? कर्मचारियों का। तो इसको दोस्तों, इसका वर्णन जो है विस्तृत रूप से हम लोग नीचे में करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, और जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए, पहला आपका था G2G, सरकार से सरकार। कहने का अर्थ है कि G2G प्रकार के ई गवर्नेंस में जो है ना सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है। मीन्स ये जो ऐसा माध्यम है जिससे क्या कहा गया कि सरकारी विभाग जो है ना अपने दूसरे सरकारी विभाग से क्या कर सकता है? संपर्क कर सकता है और इससे सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। अब दूसरा क्या है? G2C। G2C क्या है? सरकार से नागरिक, मीन्स नागरिक जो है ना सरकार से डायरेक्टली क्या कर सकती है? सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। वही कहा गया कि G2C उस गवर्नेंस को कहा जाता है जब एक आम नागरिक इसकी मदद से अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि जब एक आम नागरिक अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकार से नागरिक। क्या कहते हैं? सरकार से नागरिक में G2C कहते हैं। अब तीसरा यहां पे आता है G2B। क्या आता है? G2B सरकार से व्यवसाय। क्या? सरकार से व्यवसाय। कहा गया कि G2B के अंदर देश के व्यापारियों की ई गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। मीन्स इसके अंतर्गत जो है ना देश में जो व्यापारी होते हैं उसको सुविधाएं दिया जाता है। इस सुविधाएं के अंतर्गत में जो है व्यापारी घर बैठे ही सरकारी कामों को आसानी से कर पाते हैं। में जितने भी कार्य हैं वो क्या कर सकते हैं? घर बैठे ही कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 में G2E। क्या है? G2E सरकार से कर्मचारी। क्या है? सरकार से कर्मचारी। कहा गया है कि G2E में सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकते हैं। मीन्स कहा गया ना इसमें सरकारी कर्मचारी जो है उससे सरकार जो है क्या कर सकती है? सीधे संपर्क कर सकती है और आसानी से संपर्क कर सकती है। तो ये जो है इसके विशेषताएं थे और इसके प्रकार थे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि चारों का आंसर मैंने मिला करके इसमें दिया है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा में अंतर लिखिए, कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर होता है। ऑनलाइन मतलब समझते हैं जो इंटरनेट से पढ़ा जाता है। क्या? इंटरनेट के थ्रू से जो पढ़ा जाता है, जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है उसको ऑनलाइन कहते हैं, है ना। और जो स्कूलों में जाकर के कॉलेजों में जाकर के जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। तो आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है उसके बारे में बताना, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है और ऑफलाइन एजुकेशन क्या है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्ट करना है यहां से और लिखना है ऑनलाइन शिक्षा। क्या लिखना है? ऑनलाइन शिक्षा, या तो ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ लिख सकते हो। लिखेंगे इस प्रकार से कि वैसा शिक्षा जिसमें से कोई व्यक्ति घर बैठे इंटरनेट के द्वारा, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा। या तो कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। देखिए आगे कहा गया पॉइंट में कि ऑनलाइन शिक्षा को इंटरनेट आधारित शिक्षा कहा जाता है। ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट आधारित शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा जो है ना बिना इंटरनेट का चल ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि वही कहा गया कि क्योंकि यह वह शिक्षा है जो इंटरनेट के बिना आरंभ नहीं हो सकता। बिना इंटरनेट का चालू हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप डाउनलोड करके वीडियो रख लिए हो ना और उसको पढ़ रहे हो तो वो भी आपका क्या हुआ? ऑनलाइन शिक्षा ही हुआ, क्योंकि वो भी तो आप इंटरनेट के थ्रू से ही डाउनलोड किए हो ना।
तो वही कहा गया कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर तथा तकनीकी साधनों के माध्यम से घर बैठे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन शिक्षा। इस प्रकार से आपको शुरुआत में लिख देना है। अब यहाँ पे बातें आती है, बताइए कि ऑफलाइन शिक्षा क्या है। ये भी तो पूछेगा कि ऑफलाइन शिक्षा के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल ना करके सीधे शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा शिक्षा जिसमें से कोई व्यक्ति इंटरनेट का मदद ना लेकर के शिक्षकों की मदद से पढ़ता है, उसी को हम लोग ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफलाइन शिक्षा। इसमें क्या बताया गया कि ऑफलाइन शिक्षा में हम लोग गुरुओं या शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मीन्स कहा गया है कि ऑफलाइन शिक्षा जब हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग इंटरनेट से पढ़ते हैं जाके? नहीं, ठीक है। ऑफलाइन शिक्षा में जो है ना, हम लोग को गुरुओं के द्वारा या तो शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसमें हम लोग को इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ गया कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा क्या है और ऑफलाइन शिक्षा क्या है। अब बातें यहाँ पे आती है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर, कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या क्या अंतर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है, उसके बारे में बताना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के विद्यार्थी हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दे दिया गया है, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो वीवीआई है वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। एक दो क्वेश्चन जो बच गया है वो भी क्वेश्चन मैं रात तक करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वीवीआई क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर का। तो यहाँ पे लिखना इस प्रकार से है कि ऑनलाइन शिक्षा तथा ऑफलाइन शिक्षा में कई अंतर है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। देखिए पहला ऊपर में जो आपको बताया गया है, ठीक है, जहां पे नंबरिंग है, ये आपका रहेगा क्या? ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, और नीचे में जो रहेगा वो ऑफलाइन शिक्षा। कहा जाता है कि देखिए ऑनलाइन शिक्षा में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो क्या हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं जाना पड़ता है? नहीं। तो वही कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा को हम लोग घर बैठे आराम से सो करके भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, इसका ऑफलाइन शिक्षा का, तो इसमें जो है ना हम लोग को जाने की जरूरत होती है। तो कहाँ कहाँ? तो वही कहा गया कि ऑफलाइन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम लोग घर में बैठ के इसको प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत होती है। बिना इसके हम लोग ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका है फिक्स समय नहीं। मीन्स कहा गया अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में कोई समय फिक्स नहीं है। समय फिक्स है क्या? नहीं, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें से हम लोग घर बैठे और कोई भी समय में कभी भी क्या कर सकते हैं? शिक्षा पा सकते हैं। तो वही कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा जब भी समय मिले कभी भी और कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यात्रा के दौरान आप कहीं जा रहे हैं उस समय भी देख सकते हो, रसोई में खाना बनाते हुए और खाना खाते हुए भी जो है ना आप लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, किसका? ऑफलाइन शिक्षा का, तो दोस्तों ऑफलाइन शिक्षा का जो है ना फिक्स टाइम होता है। क्या होता है? फिक्स टाइम। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो क्या कभी भी चल जाते हैं? बोलो हाँ चलो शाम को बोलो घूमने की जगह वो कभी भी चल जाएंगे? नहीं, ठीक है। स्कूल में, कॉलेजेस में और शिक्षा संस्थानों में जो है ना समय निश्चित होता है। तो वही कहा गया कि इसमें फिक्स समय नहीं होता। किसमें? ऑफलाइन में फिक्स समय नहीं होता। कहा जाता है कि ऑफलाइन शिक्षा के लिए निश्चित समय होती है। ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना यहाँ पे समय जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। इसे खाना बनाते समय या खाना खाते समय जो है ना प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि स्कूल, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का समय निश्चित होता है। टाइम दिया जाता है कि ये टाइम से आपको आना है, वही टाइम से आपको निकलना है। फिर देखिए तीसरा इसका अंतर है कि रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा। मीन्स अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा तबीयत खराब हो गया, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा पाया, है ना, तो कल मैं क्या कर सकता हूं? वो रिकॉर्डेड वीडियो को मैं देख सकता हूं ऑनलाइन के थ्रू से। लेकिन
अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आज जो पढ़ाई हुआ उसको आप वीडियो के थ्रू से देख सकते हो? नहीं, ठीक है। उसको फिर से बताया जाएगा क्या? नहीं बताया जाएगा। तो वही कहा गया कि अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो अगर आपकी तबीयत बिगड़ भी जाती है, खराब भी हो जाती है, तो जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू से उसको देख सकते हो, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का, तो इसमें से कोई रिकॉर्डेड वीडियो की सुविधा नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन शिक्षा में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और अगर आप स्कूल या कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उस दिन पढ़ाया हुआ चीज जो है ना आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये अंतर है। फिर चौथा अंतर क्या है? मान लीजिए अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में हम लोगों को समय की बचत होती है। किसकी? समय की बचत होती है। तो कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा में समय की बचत होती है। ऑनलाइन शिक्षा में जो है समय की बचत होती है, इसके साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है, ठीक है। इसमें हम लोग अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसमें? ऑनलाइन शिक्षा में। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का, तो ऑफलाइन शिक्षा में दोस्तों हम लोगों को समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, तो हम लोग को भाई बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है ट्यूशन के लिए, जो है एक तो मतलब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, हम लोग को समय की बर्बादी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या, आपको घर में बैठना, आराम से मोबाइल निकालना और पढ़ते रह जाना, ठीक है। तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में समय की बचत होती है और इसके साथ ही इसमें ज्ञान की विविधता अधिक होती है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करें, जिसमें स्कूल या कोचिंग में जो है ना ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, जिससे काफी समय क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये इसका चौथा अंतर था। अब देखिए इसके पांचवें अंतर की बात करें तो पांचवा अंतर में बताया गया है कि समझने में दिक्कत। मान लीजिए अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में कभी अगर समझने में दिक्कत होती है ना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन करोगे भी तो आपके क्वेश्चन को टीचर को देखने में समय लगेगा, है ना, मीन्स आपको जो है ना समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन शिक्षा का, ठीक है, और स्कूलों में शिक्षा का, तो अगर आपको स्कूल में कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली टीचर से वहीं पे पूछ सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो वही कहा गया कि समझने में दिक्कत, अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को समझने में दिक्कत होती है। कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा के समय जब बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उस चीज को पूछने के लिए विद्यार्थियों को काफी समस्या होती है। कब? ऑनलाइन शिक्षा के समय। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑफलाइन शिक्षा में ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करते समय अगर आपको कोई टॉपिक्स या तो कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत अपनी समस्या किसको बता सकते हो? शिक्षक को बता सकते हो। उसके बाद आपकी समस्या का हल हो जाएगा। फिर देखिए कहा गया है इसका छठा अंतर क्या है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान। अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम लोग विश्व के कोई भी टीचर से जो है ना पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप ऑफलाइन शिक्षा पढ़ोगे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे, अगर स्कूल में पढ़ोगे, तो क्या वहाँ पे विश्व के जो आपके प्रसिद्ध टीचर वो आपके पढ़ाने के लिए आएंगे? नहीं, आपके स्कूल के जो भी शिक्षक है वही आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन शिक्षा से मीन्स ऑनलाइन यहाँ पे होगा, ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। मीन्स कहा गया है कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना विद्यार्थियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थान के टीचरों से जो है ना ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें तो कहा गया है कि यहाँ पे एक ही शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जो आपके कोचिंग के टीचर है उसी से, या तो जो आपके स्कूल के टीचर है उसी से, है ना। तो वही कहा जाता है कि ऑफलाइन शिक्षा के दौरान विद्यार्थी जो है सिर्फ अपने कोचिंग, स्कूल और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से ही क्या कर सकता है? ज्ञान अर्जित कर सकता है। अब देखिए इसके नेक्स्ट अंतर की बात करें तो नेक्स्ट अंतर में लिखा हुआ है शिक्षा व्यवस्था आसान। मीन्स अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना शिक्षा व्यवस्था आसान है। कैसे? तो देखिए कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा से देश की कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षा जो है ना उसका तैयारी करना आसान हो गया। जैसे कि मान लो एसएससी की करें, बैंकिंग की करें, तो ऑनलाइन में जो है यूट्यूब में जो है कितने सारे टीचर पढ़ाते हैं, वहां से जो है हम लोग आराम से सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन शिक्षा की बात करें तो क्या ऑफलाइन में आपको कोई फ्री में पढ़ा देगा? नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन में जेईटी, ठीक है, मीन्स नीट का तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी का तैयारी करना चाहते हो, तो हम लोगों को जो है ना भारी रकम चुकाना पड़ता है। तो वही कहा गया है कि इसमें जो ऑफलाइन में जो है इसको तैयारी करना आसान नहीं है।
वही कहा गया कि ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर आप कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो ना, तो आपको भारी रकम चुकाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका सातवां अंतर था। अब देखिए आठवां अंतर की बात करें। आठवां अंतर में कहा गया कि गरीब बच्चों को लाभ, ऑनलाइन शिक्षा के जरिए दोस्तों गरीब बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ। कैसे? कहा गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी आसानी से कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर पा रहे हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी पदों पर प्राप्त कर पा रहे हैं। कहा गया कि अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन शिक्षा का, तो ऑनलाइन शिक्षा गरीब बच्चे भी प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से उन लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और पैसा लगता भी है तो कम पैसा लगता है। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन ट्यूशनों की बात करें, कोचिंगों की बात करें, तो वहां पे अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी तो वहां पे पैसा दे करके ही पढ़ना होगा। क्या बिना पैसा का आप पढ़ सकते हैं वहां पे? नहीं, आपको बिना पैसा का वहां पे पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये कहा गया कि ऑफलाइन में जो है ना गरीबों को कोई लाभ नहीं है। ऑफलाइन शिक्षा के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसे होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका नौवां अंतर था। और 10वां इसका अंतर है अनुशासन की कमी। अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन शिक्षा वाले विद्यार्थियों के पास जो है ना अनुशासन नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में जो है क्या उसको अनुशासन के बारे में बताया जाएगा कि आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। मान लीजिए बता भी जाएगा तो क्या उसको फॉलो करवाया जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन शिक्षा की बात करते हैं, अगर स्कूलों की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन फॉलो करना नेसेसरी होता है ना। वहां पे बताया जाता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, हर चीजों के बारे में बताया जाता है। तो वही कहा गया कि अगर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा में जो है ना छात्रों में अनुशासन की कमी आती है। ऑनलाइन शिक्षा के कारण जो है छात्रों में अनुशासन की कमी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफलाइन शिक्षा का, तो ऑफलाइन शिक्षा में दोस्तों एक ऐसा जरिया होता है ऑफलाइन शिक्षा जहां पे बच्चों का आधुनिक विकास होता है। उसको हर चीजों के बारे में बताया जाता है, अच्छे बुरे का समझ बताया जाता है, अच्छे बुरे का फर्क बताया जाता है। कहाँ पे? स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, है ना। उसके साथ साथ उसको आदर सम्मान की विधियां बताई जाती है और अनुशासन भी सिखाया जाता है। कहाँ पे? ऑफलाइन स्कूल में, जो ऑनलाइन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने इसको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर है। अब बातें यहां पे आती है इसके निष्कर्ष का। इसके निष्कर्ष का तो लिखेंगे इस प्रकार से कि उपरोक्त लिखे गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि ऑनलाइन शिक्षा ने हमें विकास की राह तो दिखाई है, परंतु इसके कारण लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अब सभ्यता और संस्कृति कैसे भूलते जा रहे हैं? तो मान लीजिए अब जो है ना जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके पास जो है ना बड़ों को कैसे आदर करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटों से कैसे पेश आना चाहिए, ये चीज का समझ नहीं होता है। ठीक है, वो लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, है ना। उन लोगों को कोई बताने वाला है क्या? नहीं है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
हेलो, कि आज का प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में श्योर आपका पूछेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि डिजिटल शिक्षा क्या है। क्वेश्चन क्या है, डिजिटल शिक्षा क्या है और यह जो है ना आज की दुनिया में क्यों जरूरी। कहने करती है कि डिजिटल शिक्षा हम लोग किसको कहते हैं, है ना, और यह जो है आज के युग में क्यों जरूरी है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग डिजिटल शिक्षा की बात करें तो डिजिटल शिक्षा को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप फोन में देख रहे हो, है ना, आपको क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी डिजिटल शिक्षा हो गई। हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लास करते हैं तो लाइव क्लास कर लेते हैं, है ना, वहां पे हम लोग को जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी क्या हो गया, डिजिटल शिक्षा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरते हैं, है ना, तो फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन फिल कर लेते हैं, फोन से ही फिल कर लेते हैं। तो ये सब जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, डिजिटल शिक्षा है। कहने का अर्थ यह है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें मनुष्य जो है ना इंटरनेट का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, मोबाइल का प्रयोग करके शिक्षा प्राप्त करता है और प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, तो लिखना आपको इस प्रकार से है। सबसे पहले स्टार्ट करना है डिजिटल शिक्षा का अर्थ से, और लिखना इस प्रकार से है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें मनुष्य, कौन, मनुष्य इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करता है या तो प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा जरिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या करता है, इंटरनेट का प्रयोग करके, मोबाइल का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके और अन्य डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करता है, पढ़ाता है या तो शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। आगे कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, ई क्विज, ई सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स कहा गया ना कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दोस्तों विद्यार्थी, कोई भी बच्चा जो है ना या तो कोई भी मनुष्य जो है घर बैठे क्या कर सकता है, अपना क्लासेस कर सकता है, वीडियो लेक्चर देख सकता है जैसे आप लोग अभी देख रहे हो। ठीक है, ई बुक्स मतलब किताबें पढ़ सकता है, मोबाइल के माध्यम से क्या कर सकता है, वो किताबें पढ़ सकता है, उसको किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर ई क्यूज, जैसे हम लोग आज एग्जामिनेशन देते हैं, अगर हम लोग कोई कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मोबाइल में एक यूज देखते हैं, है ना। फिर ये सर्टिफिकेट, कोई भी अगर हम लोग को सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है तो हम लोग फोन से ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारे सुविधाएं जो प्राप्त हुए दोस्तों वो किससे हुआ है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए बात यहां पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का। किसका, डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और आप लोग सेक पेपर की तैयारी कर रहे हो, सेक पेपर में डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसके फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा और एकदम ईजी शब्दों में करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी तैयारी करवाया जाएगा, जो भी VBI क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का, क्या कि डिजिटल शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो कहा गया कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय और कोर्स को आसानी से चुन सकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी क्या कर सकता है, कोई मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी पसंद का सब्जेक्ट, जो उसको सब्जेक्ट पसंद, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश पसंद है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश चुन लूंगा, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट उसको पसंद है ना, वही विषय और कोर्स को वो आसानी से चुनेगा। ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो कोर्स वो नहीं करेगा, है ना। फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने समय और स्थान के अनुसार से शिक्षा ले सकते हैं। मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है ना कहीं भी और कभी भी जो है ना शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर सकता है। मीन्स कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से विद्यार्थी क्या कर सकता है, शिक्षकों से और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर सकता है। जैसे हुआ था कि जब कोरोना काल चल रहा था ना, उसे में हम लोगों का भी जब क्लास चलता था कॉलेज से, तो उसमें ऑनलाइन ही क्लास चलता था। ठीक है, तो ऑनलाइन जब क्लास चलता था तो हम लोग क्या होता था, शिक्षकों से बात होता था, अन्य विद्यार्थियों से भी बात होता था। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से जो है ना विद्यार्थी क्या करता है, अपने शिक्षकों से, अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातें करता है। ठीक है, फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा शिक्षा होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने ज्ञान और कौशल को जो है ना बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा से बहुत कुछ सीख सकता है ना।
फिर आगे है, डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने रुचि और प्रतिभा के अनुसार से शिक्षा का लाभ उठा सकता है। मीन्स कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी जैसा उसका रुचि हो, जैसा उसका इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार से अपने प्रतिभा और लाभ उठा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डिजिटल शिक्षा का महत्व। क्या क्या डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिजिटल शिक्षा के महत्व को बताइए कि डिजिटल शिक्षा जो है आज के युग में क्यों जरूरी है ना। तो देखिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा भविष्य की और एक कदम, मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भविष्य की एक और कदम है। ठीक है, हमारे भविष्य की आगे की एक कदम है। ठीक है, तो क्यों ये कदम है, देखिए कहा जाता है कि आज के युग में जहां तकनीकी प्रगति हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि आज का युग में दोस्तों तकनीक जो है ना हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो शिक्षा के भी क्षेत्र में भी तो विकास हो रहा है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे ई लर्निंग भी कहा जाता है, ने ज्ञान अर्जित करने के तरीके को न केवल सरल बनाया बल्कि और अधिक प्रभावी और आकर्षक भी बनाया। में कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, उसने क्या किया है, ज्ञान पाने का जरिया को सिर्फ आसान ही नहीं बनाया है, उसको और भी आकर्षक बनाया, अट्रैक्टिव बनाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो आप दूसरे के भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, है ना। तो वही कहा गया, ठीक है, कि ये जो क्या करता है, डिजिटल शिक्षा को, मतलब शिक्षा को जो है ना आकर्षक बनाता है। ठीक है, कहा गया कि आइए देखते हैं डिजिटल शिक्षा कैसे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए लाभदायक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कैसे डिजिटल शिक्षा जो है ना हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के लिए लाभदायक है। ठीक है, जिसके प्रमुख तत्व और विशेषताएं जो है निम्नलिखित रूपों में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो विशेषता है या तो महत्व है वो क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने का मौका मिलता है। डिजिटल शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिससे कोई विद्यार्थी जो है ना अपनी ही गति से क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी तेज है, ठीक है, जब वो क्लास में पढ़ता है तो एक साथ उसको मिला करके पढ़ाया जाता है ना। जब स्कूल में पढ़ता है तो कोई ट्यूशन में पढ़ता है तो क्या होता है, एक साथ सबको मिला करके पढ़ाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप तेज हैं, ठीक है, आप अपने कोर्सेज को जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं, तो आप वहां पे अपनी गति से क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है, मीन्स ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां पर प्रत्येक प्रकार के संसाधन जो है ना उपलब्ध होते हैं जो छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्विज और इंटरैक्टिव गेम्स। ये सारे चीजें जो है यहाँ पे उपलब्ध होता है किसमें, डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत में। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो विशेषता है वो है संसाधनों की उपलब्धता। क्या है, संसाधनों की उपलब्धता। कहा गया कि डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को विश्व स्तरीय सामग्री तक पहुंचाने का अवसर मिला है। मिस कहा गया ना कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ये सब के थ्रू से जो है ना हम लोग विश्व स्तर पे जो है ना हर चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना, जो पारंपरिक शिक्षण में संभव नहीं होता है। जो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन जैसे कोचिंग का, ठीक है, कि कहीं जाके हम लोग स्थानीय कोचिंग करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या वहां पे ये सब चीजें प्राप्त हो पाता है, नहीं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में, मीन्स डिजिटल शिक्षा में हर चीज संभव हो पाता है। कहा गया है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है, या क्या करता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है और ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है, क्या, डिजिटल शिक्षा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा जो महत्व है वह पर्यावरणीय लाभ। इससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। तो कैसे लाभ होता है, देखिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें पेपर की खपत ही नहीं होती है ना। इसमें हम लोग फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से पेपर की खपत नहीं होती है ना, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान होता है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में क्या होता है, योगदान ये निभाता है। इसके अलावा यात्रा की आवश्यकता कम होने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए होता है क्या है कि मान लीजिए अगर आप लोग डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस फोन से ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप घर बैठे ही क्या कर सकते हो, हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज प्राप्त कर सकते हो, लेक्चर प्राप्त कर सकते हो, हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कहीं जाओगे नहीं तो कार्बन उत्सर्जन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है,
फिर देखिए चौथा इसका विशेषता है चुनौतियां और समाधान। क्या है? चुनौतियां और समाधान। कहा गया है हालांकि डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, ठीक है, और कुछ चुनौतियां भी है, और कुछ चुनौतियां भी, जैसे मान लीजिए कुछ लाभ है, प्रत्येक सिक्का के दो पहलू, क्या क्या, हेड और टेल। तो वही कहा गया है कि हालांकि डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें इसका कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है, जैसे कि तकनीकी मुद्दे, इंटरनेट एक्सेस की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी। कभी कभी देखते हैं कि इंटरनेट ही नहीं होता है ना, लाइट की कमी हो जाने के कारण कभी नहीं हम लोग फ़ोन चार्ज कर पाते हैं। अभी 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, उसके कारण से ढंग से लाइट भी नहीं मिला है, ना फ़ोन चार्ज हो पा रहा है, ना कुछ और भी चार्ज हो पा रहा है, ठीक है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि तकनीकी संसाधनों तक पहुंच में सुधार हो सके और डिजिटल शिक्षा के लाभ सभी तक पहुंचा जा सके, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज का युग ऐसा है ना कि आने वाले समय में जो है ना सारे लोग डिजिटल शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में आपका कोचिंग वगैरह बंद हो जाएगा, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, सारे जो है ना ऑनलाइन के जरिए सारे कार्य होंगे, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आता है निष्कर्ष का, लेकिन उसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का तैयारी करना चाहते हो तो उसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा और बड़े इजी शब्दों में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि मेरे वीडियो का लिंक जो है ना उसको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में आखिर लिखेंगे क्या। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। डिजिटल शिक्षा ने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया। क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल शिक्षा का, कि कुछ विद्यार्थी गरीब होते हैं, है ना, वो लोग बड़े बड़े कोर्स खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन से, मान लीजिए मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो कोई चार्ज नहीं लेता, है ना, तो पैसे तो लेता नहीं हो, तो वैसे क्या होता है, जो गरीब विद्यार्थी होते हैं ना वो क्या कर सकते हैं, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनगणित लाभ के साथ समय है, ठीक है। मैं कहा गया कि इसमें जो है ना अनगणित लाभ भी है, इसके साथ साथ समय भी है, और कहा गया कि इसके अनगणित लाभ के साथ यह समय है कि इसे हम अपनाएं और इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग करें, ठीक है। मैं कहा गया कि और अभी हमारे पास समय है कि हम क्या करें, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, और अभी समय है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और कहा गया कि सही संसाधनों और समर्थन के साथ डिजिटल शिक्षा सभी के शिक्षा के लिए द्वार खोल सकती है और एक समावेशी, सशक्त और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज को क्या कर सकती है, मजबूत कर सकती है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में 100% श्योर है कि पूछे जाएगा, तो पूछा जाएगा, ठीक है। ये 5 प्रश्न है, मात्र आपके 5 प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में श्योर पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए 2 यूनिट में एग्जामिनेशन बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो हो सकता है कि पार्ट 1 में गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन और स्वयं आ जाए, तो दूसरा में जो है ना आपको ई पाठशाला डिगी लॉकर दे देगा, ठीक है। ये श्योर है कि इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। तो मात्र आपको 10 से 15 मिनट का समय देना है, और यही 10 से 15 मिनट के समय में ये पांचों टॉपिक को हम लोग एकदम आसान से शब्दों में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हमारा कौन सा है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है गूगल क्लासरूम, उसके बाद लिंक्डइन, उसके बाद स्वयं, फिर 4 में है ई पाठशाला, और 5 में हमारा है डिजी लॉकर। क्या है? डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर आज भी विद्यार्थी यूज कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे विस्तार से इसको जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम लोग डिजी लॉकर को यूज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गूगल क्लासरूम के बारे में। किसके बारे में? गूगल क्लासरूम के बारे में। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर 1 और लिखा हुआ है गूगल क्लासरूम। देखिए कहा जाता है कि गूगल क्लासरूम की अगर बात करें तो ये जो ना निःशुल्क मतलब समझते हैं, फ्री है ना। तो कह रहा है गूगल क्लासरूम में एक निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल ने शिक्षकों और छात्रों के लिए बनाया है। यह एक ऐसा टूल है जो शिक्षा को आसान बनाता है। क्या कहा गया कि गूगल क्लासरूम जो ना एक फ्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे आप यूज कर सकते हो, मतलब शिक्षा से
रिलेटेड कोई भी चीज को यूज कर सकते हो, मीन्स फ्री में यूज कर सकते हो, है ना। और यह जो है स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, तो शिक्षकों के लिए बनाया गया है और छात्रों के लिए बनाया गया है, ताकि शिक्षा जो है ना, मीन्स एजुकेशन जो है वो और भी आसान हो सके। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं कहा गया है कि इसका पहला मुख्य विशेषता है कि कक्षाएं बनाना। इसमें से आप कक्षा बना सकते हो, कक्षा मतलब क्लास बना सकते हो। कह रहा शिक्षक जो है ना इसमें ऑनलाइन कक्षे बना सकते हैं और छात्रों को इसमें शामिल होने के लिए कोड भेज सकते हैं। मिस कर सकते हैं कि शिक्षक जो है ना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और इसमें से उसको ज्वाइन होने के लिए जो है ना कोड भेज सकते हैं और वो कोड के थ्रू से बच्चे जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा, असाइनमेंट और नोट्स। क्या है, असाइनमेंट और नोट्स। कह रहा है ना कि शिक्षक जो है ना इसमें असाइनमेंट और नोट तथा अन्य सामग्री भी जो है ना अपलोड कर सकता है। किसमें, गूगल क्लासरूम में जो है ना शिक्षक क्या कर सकता है, अपने असाइनमेंट, अपने नोट्स और अन्य शिक्षण सामग्री जो है ना अपलोड कर सकता है। फिर इसकी तीसरी विशेषताएं क्या है कि प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। ठीक है, कि देखिए अब जब ऑनलाइन क्लास करोगे ना, इसमें से लोगों का प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगा, उसमें से आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। वही कह रहा है कि छात्र अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसमें से जो है ना छात्र क्या कर सकते हैं, अपने भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और शिक्षक जो है उन्हें ग्रेड दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षक जो उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि यह जो है ना संचार का माध्यम बन रहा है। क्या बन रहा है, संचार का माध्यम। कह रहा है छात्र और शिक्षक आपस में प्रश्न पूछ सकते हैं। मीन्स यह एक ऐसा जरिया है जिसमें से छात्र और शिक्षक जो है ना आपस में प्रश्न पूछ सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी को किसी प्रकार के प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है अपने टीचर से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो ये संभव हो पाया किसके कारण से, तो गूगल क्लासरूम के कारण। किसके कारण, गूगल क्लासरूम के कारण। ठीक है, अब देखिए इसके फायदे कुछ हुए, जिसके फायदे क्या क्या है, तो कह रहा है कि इसे किसी भी डिवाइस जैसा कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना। फिर आगे कह रहा है कि इससे जो है ना समय और कागज की बचत होती है। किससे, तो गूगल क्लासरूम से जो है ना समय और कागज की बचत होती है। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे तो इसमें से समय की भी बचत होगी और कागज की भी बचत होगी। फिर कह रहा है सब कुछ एक जगह संग्रहित रहता है। इसमें जो है ना सब कुछ जो है एक ही जगह संग्रहित रहता है, जिससे पढ़ाई जो है ना व्यवस्थित होती है, जिससे पढ़ाई करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये इसका आसान तरीका था। अब कह रहा है इसको उपयोग कैसे करेंगे। उपयोग करने का सबसे सरल तरीका, आसान तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है इसको। उसके बाद गूगल क्लासरूम की वेबसाइट या ऐप खोलें, है ना, और वहां पे क्या करें, शिक्षक कक्षा बनाएं और छात्र जो है कक्षा ज्वाइन करें। ये विकल्प वहां पे दिया हुआ रहेगा, वो विकल्प चुन करके आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां तक हम लोगों ने गूगल क्लासरूम के बारे में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा आता है लिंक्सडाइन। तो ये क्या है, तो कहा जाता है कि यह जो है ना व्यापार से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड एक ऐप है, जिसके थ्रू से आप कोई काम ढूंढ सकते हो, किसी से कोई निर्देश ले सकते हो कि कैसे हम काम करें, कैसे हम काम ढूंढें। तो वही कहा गया है कि लिंक्सडाइन एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी ढूंढने और पेशेवर संबंधित स्थापित करने के लिए करते हैं। वही मैंने आपको बोला, ठीक है, कि यह एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, नौकरी ढूंढने का कार्य करते हैं और जो पेशेवर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उससे संबंध बनाने का कार्य करते हैं। यहां कह रहा है इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो इसका मुख्य विशेषता है सबसे पहले कि प्रोफाइल बनाना, कि जिस फील्ड में आप हो उसकी प्रोफाइल बनाना। जैसे आप इंजीनियर हो तो अपनी प्रोफाइल वहां बनाएं। वही कह रहा है कि आप अपनी शिक्षा, कौशल और अनुभव के आधार पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। किसमें, लिंक्सडाइन में। दूसरा कह रहा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब क्या है कि आप अन्य पेशेवरों, सहकर्मियों और कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू से जो है ना आप अन्य जो पेशेवर है, जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो व्यवसायी हैं, उससे जुड़ सकते हो, है ना, और अन्य कंपनियों के साथ में इससे जुड़ सकते हो आप। ठीक है, तीसरा कह रहा है इसमें आप नौकरी की खोज कर सकते हो। इसमें हजारों कंपनियां की नौकरी पोस्ट होती है, जहां आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें हजारों कंपनियां जो है ना अपना पोस्ट, जैसे उसका कोई पोस्ट खाली है तो उसमें से वो अपलोड करके रखती है, इसके थ्रू से आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो।
चौथा कह रहा है सीखने का अवसर, इससे हम लोग सीखने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है लिंक्डइन लर्निंग के जरिए आप नई स्किल्स भी सीख सकते हैं, है ना। तो ये सब जो विशेषताएं हैं वो किसके हैं, तो लिंक्डइन के विशेषताएं हैं। अब इसको कह रहा है कि उपयोग करने के लिए सरल तरीका, कैसे इसको उपयोग करें, तो कह रहा है लिंक्डइन पर एक अकाउंट बनाएं। दूसरा, अपनी प्रोफाइल में शिक्षा, अनुभव और कौशल जोड़ें कि आपका शिक्षा क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपका कौशल क्या है, उसके बारे में जोड़ना है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि अपने फील्ड के लोगों और कंपनियों से जुड़ें, ठीक है। आपके फील्ड के जो भी लोग हैं वहां पे आपको शो हो जाएगा, वहां से आपको जुड़ जाना उसके साथ में, ठीक है। फिर कह रहा है कि जॉब अलर्ट सेट करें और नई स्किल्स सीखें। वहां पे क्या करना है, आपको जॉब अलर्ट सेट करना है ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड अगर वैकेंसीज आए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और नई स्किल्स वहां पे आप सीख सकते हो, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा टॉपिक था स्वयं। क्या टॉपिक था, स्वयं, SWAYAM, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है कि आखिर स्वयं को क्यों बनाया गया। तो कह रहा है स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छात्रों को फ्री में या तो कम खर्चे में कोर्स और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। क्या कहा गया कि स्वयं जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है जिसके थ्रू से विद्यार्थियों को जो है ना कम खर्चे में या तो फ्री में जो है ना पढ़ाई करवाई जाती है और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो इसकी मुख्य बातें हैं कि इसमें स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। फिर कह रहा है इसे AICTE, UGC और NPTEL जैसी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसको बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा जो है चलाया जाता है, किसको, तो स्वयं को, है ना। आगे कह रहा है कि छात्र जो है वीडियो लेक्चर, क्विज और असाइनमेंट के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें से जो है ऐसा सुविधा दिया गया है कि विद्यार्थी जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, क्विज देख सकते हैं और असाइनमेंट के जरिए जो है ना अपना पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यह जो है सभी विषयों पर 9वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक कोर्स उपलब्ध कराता है, ठीक है। मींस कह सकते हैं कि ये जो है ना 9वीं कक्षा से लेकर के PG तक का, MA तक का पूरे कोर्स को उपलब्ध कराता है। कौन, स्वयं, है ना। कह रहा है इसके फायदे क्या क्या, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो कह रहा है कि घर बैठे पढ़ाई करना आसान है। इसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें से जो है ना डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, हम लोग को सर्टिफिकेट लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट इसमें से हम लोगों को मिलता है। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच मिलती है। इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो शिक्षित, जो विद्यार्थी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसके थ्रू से, तो स्वयं के थ्रू से, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके तीसरे पॉइंट को भी क्लियर कर लिया, तीसरे टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। अब हमारा चौथा टॉपिक था ई पाठशाला। क्या था, ई पाठशाला। तो आखिर ई पाठशाला का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि ई पाठशाला भारत सरकार के NCERT द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मुफ्त में शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि ई पाठशाला जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, छात्रों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को जो है ना मुफ्त में, मींस फ्री में जो है ना शिक्षा से संबंधित सामग्री जो है वो प्रदान करता है, जैसा कि किताब हो गया, है ना। देखिए इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो कह रहा है कि यह जो है ना कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के NCERT किताबें और अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है। ये क्या कराता है, तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के NCERT की किताबें और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाता है। आज भी अगर आप सरकारी स्कूल में देखते होंगे तो वहां पे NCERT किताब मिलता होगा, है ना। कह रहा इसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। कह रहा ना कि इसको जो है ना हम लोग मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मींस चला सकते हैं। फिर कह रहा है इसमें ऑडियो, वीडियो, ई बुक्स और अन्य इंटरेक्टिव सामग्री उपलब्ध होती है जिसके थ्रू से विद्यार्थी क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पॉइंट आता है कि इसके बताइए कि इसके क्या क्या फायदे हैं।
तो इसके फायदे की अगर बात करें तो इसका फायदा यहाँ पे बताया गया है कि किताबें और सामग्री मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके थ्रू से हम लोग किताबें जो है ना और कोई और सामग्री जो है वो मुफ्त में मीन्स फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें जो है ना पढ़ाई को रोचक और आसान बनाया जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि बच्चों और शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री तक पहुंच, मीन्स इसके थ्रू से बच्चों तक और शिक्षकों तक जो है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री पहुंचता है, जिसके थ्रू से बच्चे जो है बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने ई पाठशाला के बारे में भी समझ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिजी लॉकर। क्या आता है? डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर क्या है और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे यूज कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको पता चला होगा कि आप लोगों को एबीसी आईडी बनाना है। क्या बनाना है? एबीसी आईडी, ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो विद्यार्थी हैं उसको जो है ना अपार आईडी बनाने के लिए बोला जा रहा है। क्या बनाने के लिए? अपार आईडी, ठीक है। तो ये दोनों आईडी जब आप बनाओगे ना तो ये अंत में जो है खुल करके कहां आएगा? डिजी लॉकर में। कहां खुलेगा? डिजी लॉकर में खुलेगा। और डिजी लॉकर एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, अपने सर्टिफिकेट्स को जो है ना यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। वही कहा गया कि डिजी लॉकर भारत सरकार का एक डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो दस्तावेजों को क्या रखता है? सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं है ना, और आपके डिजी लॉकर में वो सेव है, तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो पुलिस आपको कुछ देख करके कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है डिजी लॉकर में वो सर्टिफिकेट उपलब्ध है ना। तो वह कह रहा है, ठीक है, कि डिजी लॉकर जो है भारत सरकार का एक डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो दस्तावेजों को क्या करता है? सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। अब इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो कह रहा है कि इसमें छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जैसे पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसा कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए और आधार कार्ड हो गए, जितने भी आईडीज वगैरह हैं ये सब जो है ना इसमें से स्टोर करके रखा जाता है। किसमें? तो डिजी लॉकर में। दूसरा कह रहा है कि यह क्लाउड स्टोरेज पर आधारित है। किस पे? क्लाउड स्टोरेज पे आधारित है ना। और तीसरा कह रहा है कि इसे मोबाइल ऐप, वेबसाइट दोनों के जरिए उपयोग किया जा सकता है ना। इसका मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। इसको दोनों के जरिए जैसे आप चाहो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। किसको? तो डिजी लॉकर को, है ना। फिर कह रहा है सरकारी संस्थाओं और बोर्ड द्वारा जारी किए गए दस्तावेज सीधे इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। क्या कह रहा है? कि सरकारी संस्था और बोर्ड द्वारा जो दस्तावेज जारी किया जाता है वो सीधे इसमें से उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें? डिजी लॉकर में, ठीक है। तो ये सब इसके मुख्य बातें थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके फायदे क्या क्या हैं, तो कह रहा है ना कि इसे कहीं भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इसका फायदा है कि इसको कभी भी और कहीं भी जो है ना एक्सेस किया जा सकता है, में से यूज किया जा सकता है। फिर कह रहा है डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में समझा जा सकता है, ठीक है, साझा करना आसान होता है, ठीक है। मीन्स कह रहा है ना कि इसमें से जो है डॉक्यूमेंट्स आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में रहेगा, मीन्स सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, जिसके जरिए आप किसी को साझा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके फायदे हैं। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये पांचों पॉइंटों को क्लियर कर लिया। अब अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि ये सारे प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। इसकी मदद से छात्र न केवल बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि डिजिटल रूप से अपने प्रमाण पत्र और संसाधन भी सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ना वो डिजिटल इंडिया के तहत बनाए गए हैं। किसके अंदर? डिजिटल इंडिया के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। और कहा गया है कि ये जो है ना शिक्षा और सुविधा को क्या किया है? आसान बनाया है। इसके तहत शिक्षा को आसान बनाया गया है ताकि प्रत्येक छात्र जो है ना वो शिक्षित हो सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि छात्रों के लिए या तो छात्र के बेहतर पढ़ाई के लिए जो है ना इसमें से डिजिटल रूप से सारे प्रमाण पत्र जो है इसमें से शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर क्लियरली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।